Good morning, students. Now we are going to start with our last topic of our second chapter, Forms of Business Organization, Joint Stock Company, Part 3rd. So, this is your last topic, okay? Start. Important documents used in the formation of the company. Memorandum of Association, Article of Association, Prospectus. मैंने आपको कल ही बताया था कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है जिसके बिना हम अपनी कंपनी को फॉर्म नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताए थे कल, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया था। आज हम अच्छे से इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे MOA मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। किस डॉक्यूमेंट में क्या होता है और ये डॉक्यूमेंट कब काम आता है और ये कंपनी के लिए कंपल्सरी होता है या नहीं होता। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट। Memorandum of Association. It is a principal document of a company. No company can be registered without a memorandum of association, and that is why it is sometimes called life-giving document. ठीक है, MOA क्या होता है कि ये आपकी कंपनी का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है, विच मीन्स मेन डॉक्यूमेंट होता है। इसके बिना आप अपनी कंपनी को रजिस्टर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कई बार क्या कहलाता है, लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट, विच मीन्स कि लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट मतलब इस डॉक्यूमेंट के बिना आप अपनी कंपनी को स्टार्ट नहीं कर सकते। ये डॉक्यूमेंट आपके लिए कंपल्सरी होता है। ठीक है, कंटेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें। नेम क्लोज। द क्लोज कंटेन्स द नेम ऑफ द कंपनी। प्रपोज नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकेटर सिमिलर टू द नेम ऑफ द अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें अपनी कंपनी का नेम रजिस्टर करवाना होता है। उसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो भी आप अपनी कंपनी का नेम रजिस्टर करवाएंगे वो नेम किसी और कंपनी से मैच ना करता हो। ठीक है, आप एक ही कंपनी के नाम सेम नहीं रख सकते। आपको अपनी कंपनी का नेम सबसे अलग रखना होगा ताकि आपके कंपनी का नेम मैच ना हो। ठीक है, सेकंड इज सिचुएशन क्लोज। दिस क्लोज कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। इसमें आप ये मेंशन करते हो कि आपकी जिस भी कंपनी का आप अपने नेम रजिस्टर करा रहे हो वो कौन से स्टेट में है, कहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, तो आप वो देखते हो कि ये कंपनी कहाँ पे है और हमें अपना नेम रजिस्टर जो हम करा रहे हैं अपनी कंपनी का वो कौन से स्टेट में है। नेक्स्ट इज थर्ड, ऑब्जेक्ट क्लोज। दिस क्लोज डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव with which the company is formed. A company is not legally entitled to do any business other than that specified the object clause. इसमें क्या होता है कि कंपनी का हमें ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है कि हम किस काम के लिए या किस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें यह भी होता है कि आप स्पेसिफाई करोगे कि आपका काम लीगल है या इलीगल है। आप इसको लीगल तरीके से करोगे कि आप अपना ऑब्जेक्ट मेंशन करोगे कि आपकी एक कंपनी है वो लीगली काम कर रही है और आपको किस ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये कंपनी स्टार्ट कर रहे हो। देन फोर्थ इज लाइबिलिटी क्लोज। द क्लोज लिमिट्स द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम, विच मीन्स कि लाइबिलिटी क्लोज क्या होती है कि हम इसमें लिमिट चेक करते हैं लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स की, कि मतलब कि मेंबर्स की कितनी लाइबिलिटी होगी, किसकी लाइबिलिटी होगी अनलिमिटेड, किसकी लिमिटेड होगी, कौन कितना पे करेगा, किसको कितना शेयर मिलेगा। ठीक है, तो हम ये सारा लाइबिलिटी क्लोज में मेंशन करते हैं कि हमारे कंपनी में इतने पार्टनर्स हैं और ये एक पार्टनर इतने शेयर होल्ड कर रहा है, किसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, किसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। तो हम ये सारा किस में शो करते हैं, लाइबिलिटी क्लोज में। दैन नेक्स्ट इज कैपिटल क्लोज। दिस क्लोज स्पेसिफाई द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी विल बी ऑथोराइज्ड टू रेज टफ एंड इशू द शेयर्स कॉल्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल, विच मीन्स कि हमें इसमें क्या करना है कि इसमें हमें कैपिटल मेंशन करनी है कि कंपनी में कितनी कैपिटल आई है, टोटल कंपनी में कितनी कैपिटल आई और किसने अपने अपने शेयर्स दिए हैं और किसने कैपिटल दे दी, ऑथोराइज कर दी। मतलब ऑथोराइज कल मैंने आपको बताया था कि प्रॉपरली क्या कर देते हैं, उसमें शेयर्स दे देते हैं और आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी कंपनी में इतने शेयर्स मतलब एक टाइप से पक्के हो गए। ठीक है, आप ऑथोराइज्ड हो गए इस कंपनी में। और फिर हम वो सारा किस में, कैपिटल क्लोज में हम मेंशन करते हैं कि हमारी कंपनी में क्या क्या है और कितना कितना शेयर किसको दिए है। देन ये हो गया MOA क्या होता है, प्रिंसिपल होता है और कंपल्सरी हमारे लिए होता है डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, विच मीन्स AOA।
Article of association are the rules for the internal management of the affairs of a company. The article defines the duty, rights, powers of the officers and the board of directors. Article of association क्या होता है कि जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. आपकी कंपनी के अंदर जो भी डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, मैनेजर्स जो भी होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या होते हैं, उनके राइट्स क्या होते हैं, उनके पावर्स क्या होते हैं, जो भी अंदर का काम होता है ना. एमओए क्या होता है, बाहर के लिए क्लोज होता है. रजिस्ट्रार कंपनी के लिए होता है. जो भी हम मतलब हमने जो भी कंपनी में वो हम क्या करेंगे, उनको दिखाएंगे. एओई क्या होता है, हमारे अंदर की कंपनी के लिए बनता है. और ये एक बात हो रही है, ये कंपल्सरी नहीं होता. ठीक है, कुछ कंपनीज बनाती है, कुछ कंपनीज नहीं बनाती. ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आपके ऑफिसर्स की ड्यूटी, राइट्स, पावर्स क्या होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्या पावर्स होंगे. ठीक है, तो इसमें क्या क्या मेंशन किया जाता है, कंटेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें. द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स. ठीक है, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कि आपकी कंपनी में कितनी शेयर कैपिटल आई है और उसकी मतलब क्या क्या क्लासेस है, मतलब किसके शेयर अपर के हैं, किसके लोअर के हैं, किसको कितने मिले, किसको ज़्यादा मिले, किसी को कम मिले. ठीक है, नेक्स्ट इज राइट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर. मतलब ईच क्लास की सबके क्या क्या क्लास मिली है शेयर होल्डर्स को. ठीक है, किसको ज़्यादा मिले, किसको कम मिले, कौन से अपर क्लास में है, कौन सा लोअर क्लास में है, उस हिसाब से. ठीक है, थर्ड प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर. उसमें सारा प्रोसीजर मेंशन करते हैं कि हमें अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैसे करते हैं. प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स. ठीक है, तो हमें फॉरफीचर ऑफ शेयर दिखाते हैं, इसमें री इशू कैसे करते हैं, शेयर्स को दोबारा इशू कैसे करते हैं. रूल्स रिगार्डिंग कास्टिंग ऑफ वोट्स एंड प्रॉक्सी वोटिंग. ठीक है, तो इसमें रूल्स क्या क्या होते हैं कि हम किसी मेंबर को, अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किसी को चुन रहे हैं, अगर हम किसी को वोट के थ्रू करें या किसी को प्रॉक्सी वोट के थ्रू करें, तो उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं इसमें कि आप कैसे कैसे कर सकते हो. प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर. इसमें प्रोसीजर होता है कि आपने अपने मतलब डायरेक्टर्स को कैसे सेलेक्ट करोगे. अगर आपको नहीं सेटिंग बैठ रही उस डायरेक्टर के पास साथ, तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हो, अपनी कंपनी से कैसे हटा सकते हो. ठीक है, देन नेक्स्ट इज प्रोसीजर डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट रिलेटेड रूल्स. प्रोसीजर फॉर द कैपिटल रीएडजस्टमेंट. इसमें ये होता है कि आपको डिविडेंड डिक्लेरेशन मतलब आपके अगर किसी ने आपकी कंपनी में अपने शेयर्स आपको दिए, तो आप उनको कितना डिविडेंड दोगे, कितने टाइम के बाद दोगे, कैसे दोगे. ठीक है, तो वो सब होता है. नाइन्थ इज प्रोसीजर फॉर कैपिटल रीएडजस्टमेंट. मतलब आप कैपिटल को कैसे एडजस्ट करोगे, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कैसे कैपिटल एडजस्ट करोगे, कैसे क्या करोगे. देन थर्ड इज प्रोसीजर ऑफ रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रोसीजर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. जब हम कंपनी को बंद करेंगे, तब अगर हमारी कंपनी बाई चांस नहीं चलती किसी कारण से, तो हम क्या करेंगे, उसको वाइंड अप कर देंगे. एक बात और ये जो आप पढ़ रहे हो ना, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, शेयर्स कैसे होंगे, या फिर उसको प्रेफरेंस कितनी, डिविडेंड कैसे मिलेगी, अलॉटमेंट कैसे, ये सब आपको अच्छे से फुल डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा. ठीक है, next is prospectus. Prospectus means any document which invites deposit from the public to purchase shares or debenture of the company. Prospectus मैंने आपको पहले भी बताया था. Prospectus क्या होता है, एक बुक होती है. ठीक है, जिसमें हमारी कंपनी की क्या होती है, प्रॉपर डिटेल होती है कि हमारी कंपनी कैसी है, हमारी कंपनी में कितना पैसा लगा है, हमारी कंपनी में कितने मेंबर्स हैं, कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनेंगे, या कितना कंपनी को कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ये सब होता है. ठीक है, ये हम क्या करते हैं, पब्लिक में इशू करते हैं, ताकि पब्लिक क्या करे, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, पब्लिक हमारी कंपनी में शेयर खरीदे और हम क्या करें, उनको वो हमें पैसे दे और हम उनको अपने शेयर्स दे दें. ठीक है, तो वो होता है प्रोस्पेक्टस की हमें अपनी डिटेल किसमें जारी करनी होती है, पब्लिक को देनी होती है. तो इसमें कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, कंपनी नेम, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर ऑफिस. ठीक है, इसमें कंपनी का नेम होता है. प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होता है, कंपनी का नेम होता है, एड्रेस होता है रजिस्टर ऑफिस का कि कहाँ आपने कंपनी को रजिस्टर कराया, क्या आपने अपनी कंपनी का नेम है. ठीक है, नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी कि आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस पर्पज़ से कंपनी शुरू कर रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट नंबर एंड क्लासेस ऑफ द शेयर्स, कितने शेयर्स आपको मिले हैं, कितने आपकी क्या क्या क्लासेस हैं. ठीक है, उस हिसाब से लोग देखते हैं कि हमें कौन सी क्लास में इन्वेस्ट करना है. फोर्थ इज़ क्वालिफिकेशन शेयर्स ऑफ द डायरेक्टर्स कि आपके शेयर्स जो आपके डायरेक्टर हैं उनकी शेयर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए. अगर आपको कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो उसके लिए आपको कितने शेयर्स लेने पड़ेंगे, आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द मैनेजर. एड्रेस होगा किसका होगा, एड्रेस डायरेक्टर का होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर का होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होगा. ठीक है, 6 द मिनिमम सब्सक्रिप्शन विच 90% ऑफ द साइज ऑफ द इशू. क्या होगा, आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन क्या होगी, 90% होगी अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो। द नेक्स्ट 7, द टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट, कि आपकी टाइम क्या होगा आपकी कंपनी में ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए सब्सक्रिप्शन लिस्ट को, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द अमाउंट पेबल ऑन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर, कि आप कितना अमाउंट पे करोगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पे, ठीक है, कौन सी क्लास में इन्वेस्ट करोगे, आप कितना अमाउंट पे करोगे। नेक्स्ट इज अंडर राइटर्स और थ्रू द इशू, मतलब आपके जो भी अंडर राइटर्स हैं, कल मैंने बताया था उनके क्या इशू करेंगे, कितना पैसा वो लगाएंगे, या हम वो कितने शेयर्स खरीद सकते हैं, और वो आपका क्या करेंगे, मिडल मैन का काम करते हैं अंडर राइटर्स। मर्चेंट बैंकर्स टू इशू, मर्चेंट बैंकर होंगे जो आपकी कंपनी में कितने आपने मर्चेंट बैंकर्स रखे हैं, कि आपको अगर किसी की नीड है तो उसके लिए क्या होगा कि आपको कितने चाहिए, कितने शेयर्स उनको लेने पड़ेंगे। तो ये सब हमारी प्रोस्पेक्टस में होता है। प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है जो हम पब्लिक में जारी करते हैं ताकि क्या करे, पब्लिक हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे। उसमें हमारे पूरी कंपनी का पूरा डेटा होता है, पूरी डिटेल होती है कि कंपनी का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, कौन से ऑफिस में रजिस्टर्ड है, या मतलब उसके कितने शेयर्स आपको होंगे, डायरेक्टर किसी को डायरेक्टर की पोस्ट चाहिए तो वो कितने शेयर खरीदेगा, नॉर्मल क्लासेस क्या क्या होगी, शेयर्स की अलॉटमेंट कैसे होगा, ठीक है, री इशू कैसे होगा, बैंकर्स, अंडर राइटर्स, ये सब आपके किस में होते हैं, प्रोस्पेक्टस में होते हैं। The next statement is lieu of prospectus. A public company having a share capital may sometimes decide not to raise funds from the public because it may be confident of obtaining the required capital privately. In such case, it will be have to file a statement of lieu of prospectus with the registrar of company. It contains information much so similar to prospectus. इसमें lieu of prospectus में ये होता है कि कई बार क्या होता है कि आप कहते हैं कि हमें क्या करना है, अपने शेयर्स को प्राइवेट रखना है, तो आप उसमें क्या करते हो, कंपनी पब्लिक में अपने शेयर्स इशू नहीं करते। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो पब्लिक कंपनी होती है वो ही प्रोस्पेक्टस जारी करती है, उससे ही शेयर्स। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो कभी भी पब्लिक में अपना प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करती, उसको अपने शेयर्स को प्राइवेट रखना होता है, ठीक है। तो वो पब्लिक से शेयर्स नहीं लेती, वो प्राइवेट लोगों से जिनकी जान पहचान होती है उनसे शेयर दें, वो पब्लिक में अपना सबके मतलब सबको अपना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती। तो ये पब्लिक कंपनी के लिए ज़्यादातर होता है। ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि जहाँ हम क्या करते हैं, अपनी जो भी हमारा प्रोस्पेक्टस होता है उसको पब्लिक में नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब आप ये देखेंगे कि हम अपनी बिजनेस जो भी हमें चूज़ करना है वो हम किस बेसिस पे चूज़ करते हैं, ठीक है। फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग डिसीजन अबाउट द फॉर्म। अब हमें डिसाइड करना है, हमारे पास ऑप्शन है 2-3, ठीक है, हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करना है, ठीक है, कौन सी कंपनी हमें चूज़ करनी है। तो उसके लिए हम क्या क्या देखते हैं, cost and ease in setting up the organization. Sole proprietorship is the least expensive and can be formed without any legal formalities to fulfill. Company is also expensive, lot of legal formalities. इसमें ये होता है कि हमें देखते हैं कई बार सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने आपको बताई थी सबसे कम एक्सपेंसिव होती है, और क्या होती है उसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। कंपनी में बहुत एक्सपेंसिव होती है और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो ये हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें इनमें से कौन सा फैक्टर हमारे लिए बेटर है, तो हम उस हिसाब से फिर क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। नेक्स्ट, कैपिटल कंसिडरेशन। बिजनेस रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ फाइनेंस, प्रेफर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म। वेयर बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, प्रेफर कंपनी फॉर्म। इसमें ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा, तो उसमें हमें क्या होता है, कम पैसे लगाने होते हैं, कम कैपिटल में काम हो जाता है। लेकिन अगर हम वो करेंगे अगर हम कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमें देनी पड़ती है, ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इससे हमारा कौन सा फैक्टर बेटर रहेगा कि हम कौन सी कंपनी चूज़ करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस। इफ़ द वर्क रिक्वायर्स पर्सनल अटेंशन सच एज टेलरिंग यूनिट, कटिंग सैलून, it is generally set up as a sole proprietorship unit. Engaged in large scale manufacture are more likely to be organized in company form. अब हमें नेचर देखना है कि हमें कोई छोटा मोटा बिजनेस करना है, कटिंग सैलून या पार्लर, या फिर हमें कोई ह्यूज बिजनेस करना है जो हमारी कंपनी के फॉर्म में होगा। तो हमें नेचर देखना होगा, ठीक है, कि हमें कैसा बिजनेस करना है, उस हिसाब से हम अपना फॉर्म चूज़ करेंगे कि हमें सोल प्रोप्राइटरशिप चूज़ करनी है, पार्टनरशिप करनी है, या फिर कंपनी करनी है, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस ये हमने पढ़ लिया, रिपीट हो गया सॉरी। डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर्ड। ए पर्सन हु डिजायर फुल एंड एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर बिजनेस प्रेफर्स सोल प्रोप्राइटरशिप rather than the partnership or a company because control has to be shared in these cases.
ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि हमें पूरा कंट्रोल चाहिए अपना कंपनी पे, या हम अपना कंट्रोल शेयर कर सकते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप था, उसमें मैंने बोला था आपका पूरा कंट्रोल किसका होगा, ओनर का होगा, ओनर का बिजनेस होगा, ओनर ही उसका पूरा कंट्रोल करेगा। तो उसमें ये देखेंगे कि कंट्रोल, अगर हमें जैसे पार्टनरशिप है कंपनी चूज़ करनी, तो इसमें कंट्रोल क्या होता है, शेयर हो जाता है, क्योंकि 3-4 पार्टनर्स होते हैं तो सब मिलके कंट्रोल करेंगे। और कंपनी में तो बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, तो फिर कंट्रोल क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, बंट जाता है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप लोगे तो उसमें सिर्फ आपका कंट्रोल रहेगा। तो ये हमें चूज़ करना है, डिग्री ऑफ कंट्रोल डिसाइड, कि हमें कैसा बिजनेस चाहिए। Fifth is liability or degree of risk. Projects which are not very risky can be organized in the form of sole proprietorship partnership, whereas risky ventures should be done in company form of organization because the liability of shareholder is limited. इसमें ये है कि प्रोजेक्ट जो होते हैं हमारे, वो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है या पार्टनरशिप होता है, वो लेस रिस्की होते हैं, उसमें हमारा बहुत थोड़ा पैसा लगा होता है, अगर डूब भी जाए तो उसमें हमारा रिस्क कम होता है। लेकिन कंपनी बहुत लार्ज स्केल पे होती है, हम इस पर बहुत कैपिटल लगाते हैं, तो अगर ये कंपनी हमारी डूब जाती है तो इसमें हमारा बहुत पैसा लग जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, हमें देखना है लायबिलिटी और डिग्री ऑफ रिस्क। सो दिस इज योर सेकेंड चैप्टर इज completed. So please make your notes with the help of my notes और book. Okay? आप प्लीज़ कोशिश करना कि आप अपने नोट्स बना पाओ, चाहे आप बुक की हेल्प लो और मेरे नोट्स, दोनों को मिला के नोट्स बना लेना। योर सेकेंड चैप्टर इज़ कंप्लीट फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर। ओके।